Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about what is lesson plan and how the lesson plan is prepared. As we all know that effective teaching is totally based on planning, and lesson plan plays a very important role in teaching. In the other words, we can say that daily lesson planning involves defining the teaching objectives, selecting and arranging the subject matter, and determining the method and procedure. So let's start the topic. When we prepare lesson plan, some important points should be taken in our mind. Date, subject, topic, class, period, and time. I mostly speak bilingual in my videos so that more and more students will be able to take benefit of my videos or content. There are two type of objectives in the lesson plan. First is general objective and second is specific objective. जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स की बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं। टीचिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, और उद्देश्य हमेशा टीचर का यही होता है टू ट्रांसफॉर्म द टीचिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, फ्रॉम प्रीवियस बिहेवियर और एंटरिंग बिहेवियर टू टर्मिनल बिहेवियर, यानी कि प्रारंभिक व्यवहार से और अंतिम व्यवहार तक विद्यार्थियों के ज्ञान को ले जाना। तो अगर हम बात करें सामान्य उद्देश्यों की, तो जनरल उद्देश्य इट इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट, यानी कि विषय को पढ़ाने से विद्यार्थी के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। और जनरल ऑब्जेक्टिव्स अधिकतर लेसन प्लान में हो सकता है कि सेम हो। अगर आप केवल साइंस की बात करेंगे तो साइंस विषय को पढ़ाने से विद्यार्थी में क्या परिवर्तन होगा, ये हर लेसन में सेम भी हो सकता है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम अलग बना सकें, लेकिन अधिकतर ये सेम हो सकते हैं क्योंकि विषय एक ही है हमारा। विषय को पढ़ाने से विद्यार्थी में जो भी परिवर्तन आएंगे वो सेम हो सकते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द बायोलॉजिकल साइंस। जो भी आप विषय पढ़ा रहे हैं उसके प्रति विद्यार्थियों की इंटरेस्ट को बढ़ाना, यानी कि आप अपने कंटेंट को कितने अच्छे से स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड इज टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एमंग स्टूडेंट, विद्यार्थी के अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति मीन्स हम अपना काम सिस्टमैटिक और प्लानिंग से जब करते हैं, जब हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं वाई, हाउ, क्यों, कब, कैसे, इस तरीके के प्रश्न जब हमारे अंदर मन में आते हैं तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जो हमें विज्ञान देता है। हम किसी भी बात को किसी इंसान के कहने से नहीं मानते हैं, हम उस बात से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और ख़ास करके जो आज की जनरेशन है वो बिना लॉजिक्स के किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होती है। तो इस तरीके का जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो विज्ञान से ही आता है। कब, क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। अगर आप स्विच ऑन कर रहे हैं और फैन चल रहा है तो बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कब, क्यों, कैसे, हमने बटन ऑन किया तो फैन क्यों चला, है ना। आप इसमें जब तक उसको रीज़न नहीं बताएंगे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। नेक्स्ट इज टू डेवलप क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट। यह विद्यार्थियों के अंदर सृजनात्मकता का विकास करता है, क्योंकि विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें हम खुद अपने शरीर के बारे में जानते हैं कि हमारा शरीर कैसे बना है, कितनी रोचकता से इसका निर्माण हुआ है। एक फ्लावर को हम देखते हैं तो किस तरीके से वो फ्लावर बना है, कोई प्लांट हम देखते हैं तो किस तरीके से बना है, क्या क्या पार्ट्स हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो विज्ञान को क्रिएटिव बनाती हैं, यानी कि क्रिएटिविटी विद्यार्थी के अंदर डेवलप होती है। टू डेवलप एक्सपेरिमेंटल नॉलेज अमंग स्टूडेंट, साइंस को हम कभी भी थ्योरेटिकल पढ़ा के विद्यार्थी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं देंगे।
प्रैक्टिकली नॉलेज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लेबोरेटरी में साइंस को पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप साइंस को लेबोरेटरीज में पढ़ेंगे उतना ही नॉलेज आपका परमानेंट होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है अपनी लेबोरेटरी मेथड की वीडियो में कि अगर आप अर्थवॉर्म को कट कर रहे हैं, थ्योरेटिकल अगर आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर अर्थवॉर्म को हम डाइसेक्ट करके उसके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको देख पा रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि कौन सा जो ऑर्गन है अर्थवॉर्म का वो कहाँ पर प्लेस्ड है प्रॉपरली। या अगर हम डाइसेक्शन ऑफ कॉकरोच करते हैं और उसके माउथ पार्ट्स की स्टडीज़ करते हैं तो हम जान पाते हैं कि मैंडिबल्स कहाँ पे हैं, मैक्सिले कहाँ पे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज है विद द थ्योरेटिकल नॉलेज। हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम उस चीज़ को रियल में भी देख पा रहे हैं। तो ये विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य होते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस स्लाइड इज अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं, आप वहाँ से ज़रूर देखें कि कैसे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, जिनके नाम से ये पता चल रहा है कि ये विशिष्ट हैं क्योंकि ये रिलेटेड टू कंटेंट होते हैं, रिलेटेड टू टॉपिक होते हैं और ये हर लेसन प्लान में हर कंटेंट के हिसाब से अलग अलग बनेंगे। देयर आर 4 categories under specific objective. First is knowledge objective, second is understanding objective, third is application and fourth is skill objective. इनको हम कैसे बनाते हैं इसकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि हम इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बात जरूर करेंगे कि जब भी हम अपनी टीचिंग को प्लान करें तो हम इन चारों लेवल को जरूर कवर करें, तभी हम विद्यार्थी के व्यवहार में उचित परिवर्तन कर पाएंगे। आपको उसके नॉलेज ऑब्जेक्टिव को भी टच करना है, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी टच करना है, यानी कि उसको समझ में भी आना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि वो उस चीज़ को अप्लाई भी कर सके अपनी डेली लाइफ में, केवल वो थ्योरेटिकल नॉलेज ही रह करके ना रह जाए, उसको अप्लाई भी कर सके। अगर आप उसको एनवायरनमेंट क्लास में पढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए भी कुछ कर पाए, उसको उस चीज़ों की इम्पोर्टेंस भी पता होनी चाहिए और साथ ही साथ उसका स्किल ऑब्जेक्टिव भी डेवलप होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कौशल का भी विकास होना चाहिए। अगर वो अर्थवॉर्म को डाइसेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर ये कौशल होना चाहिए कि जब वो अर्थवॉर्म को डाइसेक्ट करे तो उसके किसी भी ऑर्गन को वो डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने डैमेज कर दिया तो आप उसकी स्टडी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि बच्चा रटने से शुरू करे और लास्ट में बोध प्रयोग से होता हुआ वो कौशल तक पहुँचे। और जब हम स्किल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट हो जाना। जब विद्यार्थी उस कंटेंट का एक्सपर्ट हो जाएगा तो आपके चारों जो लेवल हैं वो अचीव हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो पाएगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ये जो इस तरीके से बनाए जाते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो इस स्लाइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो हम बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जरूर चेक करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ट्रांसफॉर्म द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम एंटरिंग बिहेवियर टू टर्मिनल बिहेवियर। तो उसका एंटरिंग बिहेवियर क्या है यह जानने के लिए हमें उसका पूर्व ज्ञान देखना होता है, और पूर्व ज्ञान को देखने के लिए हम उससे कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाए कैसे जाते हैं उनको देख लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न आपके 5 to 6 हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो क्या होगा। तो स्टूडेंट ने आंसर किया कि ब्लड फ्लोज आउट, जो रक्त है वो बाहर की ओर निकलता है। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा उसी से हमको सेकंड क्वेश्चन फॉर्म करना होगा। जिगजैग फॉर्म में हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास आंसर आया कि रक्त बाहर निकलता है, तो हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लड से ही बनाना होगा।
व्हाट इज ब्लड? रक्त किसे कहते हैं या रक्त क्या होता है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं में बहता है। अब हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है ब्लड वेसल, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड वेसल से ही बनाना होगा। व्हाट आर ब्लड वेसल्स? रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स आर द पाइप लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड अवर बॉडी विच कैरीज ब्लड। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स? देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। हाउ डज ब्लड वेसल्स वर्क? जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो कैसे काम करती हैं? तो यहाँ पे विद्यार्थी का जो प्रश्न था वो विद्यार्थी को उसका उचित उत्तर नहीं आया, तो यहाँ से आपने क्या है, ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और फिर आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम कहेंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स, यानी कि आज हम रक्त धमनियाँ या परिसंचरण तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आप लिखेंगे शिक्षण विधियाँ, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि व्याख्यान प्रदर्शन विधि। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने हैं टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। विद्यार्थी को कितना आता है, तभी आप आगे स्टार्ट करेंगे। ये प्रश्न बनाते हुए बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का आंसर आएगा उसी से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म करना होगा। जिगजैग फॉर्म में ये क्वेश्चंस बनते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। This slide is very important. This slide is about presentation. अब आपके टीचिंग पॉइंट्स की बात आती है। एक लेसन प्लान में आपको 3 टीचिंग पॉइंट बनाने होते हैं। इस वीडियो में हमने बस एक टीचिंग पॉइंट से आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है। जिस तरीके से ये बना है इसी तरीके से आप सेकेंड टीचिंग पॉइंट एंड थर्ड टीचिंग पॉइंट बनाएंगे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमने ले लिया सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हमारा जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो हमने कहा कि स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। विद्यार्थी परिसंचरण तंत्र के बारे में बता पाएगा, ब्लड वेसल्स के बारे में बता पाएगा और टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में बता पाएगा। इतनी चीज़ें हमको उसको इस टीचिंग पॉइंट में बतानी है। अब जब आपने टॉपिक ले लिया सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आप क्या करेंगे, कुछ विकासात्मक प्रश्न विद्यार्थी से पूछेंगे, यानी कि उसको पढ़ने के लिए तैयार करेंगे। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रेडीनेस। विद्यार्थी को आप पढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो कुछ डेवलपमेंटरी क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे। व्हाट डू ब्लड वेसल्स वर्क? अगर विद्यार्थी को पता होगा तो वो आपको आंसर देगा। ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे जिगजॉग का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए। व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट ब्लड वेसल्स? आप और क्या जानते हैं रक्तवाहिकाओं के नाम में? यहाँ पे बच्चों को आंसर नहीं आया तो आपने लिख दिया अनक्लियर आंसर, यानी कि अस्पष्ट उत्तर। अब आपने अपना टॉपिक शुरू किया। जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं वो आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखना है, जैसा यहाँ पे लिखा है। हिंदी में बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप यहाँ पे अपना छात्र अध्यापक कथन लिख सकते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट परमिट्स ब्लड टू सर्कुलेट एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को ब्लड और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू बॉडी एंड हेल्प इन फाइटिंग डिजीज, यह हमारे शरीर को पोषण भी देता है और साथ ही साथ बाहरी रोगों से हमारी रोकथाम भी करता है। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑन द अदर हैंड साइड, veins are the vessels which carry impure blood from all parts of the body back to the heart। तो इस तरीके से आपने विद्यार्थी को समझाया। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेगा। अब जब आप ये प्रेजेंट कर रहे हैं अपना टॉपिक, तो उसके लिए आपको चार्ट लाना होगा। यहाँ पे आप उस चार्ट का मिनिएचर लगाएंगे। Here you will create a diagram in the chart which will definitely help student to understand the topic.
यहाँ पे मैंने तो ब्लैंक दिखाया है, आपको यहाँ पे डायग्राम शो करना होगा कि आप कैसे ये टॉपिक उनको दिखा रहे हैं। फिर ब्लैक बोर्ड समरी का कॉलम है। हेयर यू विल राइट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन द ब्लैक बोर्ड विच द स्टूडेंट विल नोट इन देयर नोटबुक। जो आप लास्ट में बच्चों को कह सकते हैं कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि चार्ट और ब्लैक बोर्ड का जो कंटेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। चार्ट में आप डायग्राम बनाएंगे और ब्लैक बोर्ड में आप कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आप लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपने लिखा टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स और फिर एरो करके आर्टरीज और वेन्स उसमें बना के दिखा दिए। तो सेम कंटेंट नहीं होना चाहिए, अलग अलग कंटेंट होना चाहिए। तो इन दोनों की मदद आप ले सकते हैं। अब बचा लास्ट कॉलम इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या था, टू ट्रांसफॉर्म द स्टूडेंट्स बिहेवियर। अब हमें ये चेक करना है विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं। सो इन द लास्ट यू विल आस्क सम क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट फॉर चेकिंग देयर टर्मिनल बिहेवियर, जैसा मैंने पहले भी कहा है। इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस कैन बी वन वर्ड, फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स। जो आपके मूल्यांकन प्रश्न होंगे वो एक शब्द वाले, रिक्त स्थान या फिर ट्रू फॉल्स होंगे, यानी कि सही और गलत, यानी कि छोटे क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे विद्यार्थी इजीली उसका आंसर दे पाए। वहाँ पे आप लॉन्ग क्वेश्चंस विद्यार्थियों से नहीं पूछ सकते हैं। बट इट इज़ टू बी नोटेड दैट द इवैल्यूएशन क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाया है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स एंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल, तो इसी से रिलेटेड हमारे इवैल्यूएटरी जो क्वेश्चंस हैं वो होने चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि जो प्रश्न जो हमने यहाँ पे शैक्षणिक उद्देश्य बनाए हैं उसी से रिलेटेड हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन होने चाहिए। ये एक या दो कितने भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो दिया है, फॉर एग्जांपल देयर आर डैश टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज कैरी डैश टाइप ऑफ ब्लड। तो ये आपका पूरा एक टीचिंग पॉइंट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, दूसरा टीचिंग पॉइंट बनाएंगे। क्योंकि आपने यहाँ पे आर्टरीज और वेन कहा तो आप नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, और आर्टरी और वेन्स को अगले पॉइंट में आप और इलेबोरेट करके बता सकते हैं। सेम यही होगा, आप फिर उसका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर उसके विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। उसके विकासात्मक प्रश्न के आपने जो ऊपर पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी स्टूडेंट एक्टिविटी आएगी, फिर आपका चार्ट आएगा, फिर आपका ब्लैक बोर्ड आएगा और फिर अगेन आपका मूल्यांकन प्रश्न आएगा। ध्यान देने वाली बात यही है, जहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन खत्म होगी वहाँ से आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन शुरू होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, डेवलपमेंटरी क्वेश्चन लिखते हैं, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी और इसी के सीरीज में ऊपर यहाँ पर इवैल्यूएशन क्वेश्चन लिख देते हैं। तो ये सही मेथड नहीं होता। जब आपका एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाए उसके नीचे से, जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके नीचे से हमने प्रश्न लिखना शुरू किया, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका प्रेजेंटेशन सेशन होता है। इसी तरीके से आप सेकेंड टीचिंग पॉइंट बनाएंगे और इसी तरीके से आप थर्ड टीचिंग पॉइंट बनाएंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें देखो जनरलाइजेशन, आपने जनरलाइजेशन लिखना है। स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस्ड मोर अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अल्टीमेटली वी नो दैट द आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एंड वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। यानी कि जो भी आपका सारांश होगा वो आप यहाँ पे एक शब्द में विद्यार्थी को बता देंगे। इसीलिए हमने कहा कि आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं तो हमें समराइज करने में ईजी होता है, हमारे लिए भी वो हेल्पफुल होता है। स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल है कि वो अपनी नोटबुक में नोट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर के लिए भी हेल्पफुल है टू समराइज देयर कंटेंट। जब वो अपने कंटेंट को समराइज करेगा तो उसको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। फिर है एप्लीकेशन। स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज ऑफ नॉलेज इन देयर डेली लाइफ। वो इस नॉलेज को अपने डेली लाइफ में यूज कर पाएगा। फिर आप उसके पुनरावृत्ति प्रश्न बनाएंगे और फिर उसको गृह कार्य देंगे। तो इस तरीके से आपका जो लेसन प्लान है वो बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप this video will definitely help you in making a lesson plan.
थैंक यू।